हेलो फ्रेंड, विधि ज्ञान चैनल में आप सबका स्वागत है। विधि ज्ञान प्रशासनिक विधि के महत्वपूर्ण 300 एमसीक्यू क्वेश्चन 3 पार्ट में लेकर आए। दोस्तों, पार्ट 3 वीडियो में आपको 100 एमसीक्यू क्वेश्चन बहुत आसानी से समझने के लिए पूरा वीडियो अवश्य देखें। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। वीडियो 3 का सबसे पहला सवाल नंबर 200 है। भारत में प्रशासनिक विधि का विकास किस कारण से हुआ है? तो इसका सही उत्तर होगा अ, विधायिका की विधायी कार्य में भारी व्यस्तता। अगला सवाल 202 नंबर, प्रशासनिक विधि प्रशासन से संबंधित विधि है। यह प्रशासनिक प्राधिकारियों के गठन, शक्ति और कर्तव्यों का अवधारण करती है। प्रशासनिक विधि की यह परिभाषा किसने दी है? तो इसका सही उत्तर होगा अ, सर आवर जेंग्स। अगला सवाल 203 नंबर, किसने कहा कि प्रशासनिक विधि 20वीं शताब्दी सर्वोत्कृष्ट विधिक विकास है? तो इसका सही उत्तर होगा स वेंडरबिल्ट। अगला सवाल 204 नंबर, प्रशासनिक विधि राष्ट्र की उस प्रणाली से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा जो राज्य के अधिकारियों की विधिक परिस्थिति और दायित्वों को निर्धारित करती है। अगला सवाल 205 नंबर, फ्रांस में प्रशासनिक न्यायालय निम्नलिखित में से किनके बीच में विवादों का विनिश्चय करते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा एक व्यक्ति और राज्य। अगला सवाल 206 नंबर, प्रशासनिक विधि किसकी शक्तियों तथा प्रक्रिया से संबंधित विधि? तो इसका सही उत्तर होगा प्रशासनिक अधिकरण। अगला सवाल 207 नंबर, प्रशासनिक विधि शक्तियों और प्रक्रिया से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा द प्रशासनिक अभिकरणों। अगला सवाल 208 नंबर, जो विधि भारत में प्रत्योजित विधान का भारत में प्रकाशन की अपेक्षा करती है वह है? तो इसका सही उत्तर होगा ब न्यायालय निर्मित विधि। अगला सवाल 209 नंबर, प्रत्योजित विधान के विषय में पूर्ण परीक्षण किसने किया? तो इसका सही उत्तर होगा डोनोमोर समिति। अगला सवाल 210 नंबर, प्रत्योजित विधान या उसके अंतर्गत नियमों का प्रकाशन? तो इसका सही उत्तर होगा स, यदि किसी वाद में न्यायालय द्वारा ऐसा निर्णय हुआ हो तो होना चाहिए। अगला सवाल 211, भारत में प्रत्योजित विधान के क्या प्रकार है? तो इसका सही उत्तर होगा स, अ और ब दोनों, यानी अ में सशर्त और ब है अधीनस्थ। अगला सवाल 212 नंबर, प्रत्योजित विधान में सम्मिलित है? तो इसका सही उत्तर होगा ये सभी, यानी अ में उविधियम, ब में विनिमयम और स है अस्थायी नियम। अगला सवाल 213 नंबर, अधीनस्थ विधायन के प्रकारों में शामिल नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा स कार्यपालिका निर्मित विधियां। अगला सवाल 214 नंबर, सही उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर है द अनावश्यक विधायीकृत प्रत्योजित किया जा सकता है। अगला सवाल 215 नंबर, विधानमंडल प्रत्योजित विधान पर नियंत्रण करता है? तो इसका सही उत्तर होगा स, संसद अथवा विधानमंडल की समितियों द्वारा। अगला सवाल 216 नंबर, गलत उत्तर बताइए। प्रत्योजित विधान के विकास के निम्न कारण है? तो इसका सही उत्तर होगा द लोकहित की मांग। अगला सवाल 217 नंबर, गलत उत्तर बताइए। प्रत्योजित विधान निम्न प्रकार के हैं? तो इसका सही उत्तर होगा स आपातकालीन विधान। अगला सवाल 218 नंबर, गलत उत्तर बताइए। भारत में प्रत्योजित विधान के विधायी नियंत्रण के तरीके हैं? तो इसके सही उत्तर होगा स, सभी मामलों में प्रत्योजित विधान को संसद के सदनों के समक्ष रखना आवश्यक है। अगला सवाल 219 नंबर, गलत उत्तर बताइए। भारत में प्रत्योजित विधान को निम्न आधार पर चुनौती दी जाती है? तो इसका सही उत्तर है भारत में अयुक्तिकता के आधार पर प्रत्योजित विधान को चुनौती नहीं दी जा सकती है। अगला सवाल 220 नंबर, प्रत्योजित विधान के न्यायिक नियंत्रण का आधार है? तो इसका सही उत्तर होगा अधिकारित का सिद्धांत। अगला सवाल 221 नंबर, प्रत्योजित विधान पर न्यायालय में किस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती? तो इसका सही उत्तर होगा द, यदि प्रत्योजित विधान लोकहित के विपरीत है। अगला सवाल 222 नंबर, वह नियम जो प्रत्योजित विधान के प्रकाशन की अपेक्षा करता है उसका प्रतिपादन जिस निर्णय में किया गया है वह है? तो इसका सही उत्तर होगा ब, हारला बनाम राजस्थान राज्य। अगला सवाल 223 नंबर, निम्नलिखित में से किस मामलों में प्रिवी काउंसिल ने सशर्त विधान के सिद्धांत को अधिकथित किया था? तो इसका सही उत्तर होगा क्वीन बनाम बुरा। अगला सवाल 224 नंबर, व्यवस्थापिका द्वारा कार्यपालिका की विधायी शक्ति प्रत्योजित किए जाने में निम्न में से कौन सा कारण शामिल नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा द, विधायिका का कार्यपालिका के प्रति उत्तरदायी। अगला सवाल 225 नंबर, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही उत्तर होगा द उपयुक्त सभी, यानी अ में भारत में प्रत्योजित विधान की समीक्षा न्यायिक निर्वाचन द्वारा की जा सकती। वह है इन री दिल्ली लॉज केस में उच्चतम न्यायालय ने इस पर आधारभूत सिद्धांत दिए। अगला है स, इसके अंतर्गत विधानमंडल अपने मूलभूत कार्यों को कार्यपालिका को प्रत्योजित नहीं कर सकता। अगला सवाल 226 नंबर, प्रत्योजित विधान के संबंध में उच्चतम न्यायालय में निम्नलिखित सिद्धांत अभिकथित किए गए? तो इसका सही उत्तर होगा सब, विधायी शक्ति के प्रत्योजन पर सीमा
यह है कि आवश्यक विधायी कृत का प्रत्योजन नहीं किया जा सकता। अगला सवाल 227 नंबर, प्रत्योजित विधान के संदर्भ में हेनरी अष्टम खंड का अर्थ है कि कार्यकारिणी। इसका सही उत्तर होगा अ को यह शक्ति प्राप्त है कि वह अधिनियम की धाराओं में सत्यमेव परिवर्तन कर सके। अगला सवाल 288, लॉर्ड हेबर्ट ने अपनी पुस्तक में द न्यू डिस्पार्टिज्म में, तो इसका सही उत्तर होगा ब, प्रत्योजित विधान के विरुद्ध अक्टाय तर्क दिए थे। अगला सवाल 229 नंबर, प्रत्योजित विधान पर नियंत्रण किया जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा और रीट का निर्गमन द्वारा। अगला सवाल 230 नंबर, सही उत्तर बताइए, तो इसका सही उत्तर होगा व आवश्यक विधायी शक्तियों को कभी भी प्रत्योजित नहीं किया जा सकता। अगला सवाल 231 नंबर, साधारणतः प्रत्योजित विधान को किस प्रकार का प्रभाव दिया जा सकता है, तो इसका सही उत्तर होगा अब भविष्य लक्ष्य। अगला सवाल 232 नंबर, सशर्त विधान के संबंध में कौन सी बात सही है, तो इसका सही उत्तर होगा ब, प्रत्योजित विधान इस तरह भिन्न है कि इसमें केवल पहले से बनी विधि को लागू करने की शक्ति दी जाए। अगला सवाल 233 नंबर, नैसर्गिक विधि का विचार सर्वप्रथम कहाँ प्रकट हुआ था, तो इसका सही उत्तर होगा स, यूनानी ग्रीक विचारधारा। अगला सवाल 234 नंबर, नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत, तो इसका सही उत्तर होगा ब, सन्निविष्ट नहीं है। अगला सवाल 235, नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत अधिकांशतः व्युत्पन्न होता है, तो इसका सही उत्तर होगा स, न्यायाधीश निर्मित विधि से। अगला सवाल 236 नंबर, प्रशासनिक कार्रवाइयों में भी नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का पालन किया जाना, यह मत उच्चतम न्यायालय द्वारा किस वाद में प्रतिपादित किया गया, तो इसका सही उत्तर होगा सर, मेनका गांधी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। अगला सवाल 237 नंबर, प्रशासनिक विधि में मेनका गांधी बनाम भारत संघ का मामला निम्नलिखित में किसके संदर्भ में महत्वपूर्ण है, तो इसका सही उत्तर होगा अ, सुनवाई का अधिकार। अगला सवाल 238, गलत का उत्तर बताइए, नैसर्गिक न्याय के नियम से विपरीत, तो इसका सही उत्तर होगा स, सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक नहीं है, परंतु प्रभावित व्यक्ति को मात्र कारण बताओ नोटिस देना भी पर्याप्त होगा। अगला सवाल 239, नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो इसका सही उत्तर होगा अ, अनुच्छेद 311। अगला सवाल 240, नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का पालन किस प्रकार की कार्रवाइयों में किया जाना चाहिए, तो इसका सही उत्तर होगा द, सभी कार्रवाइयों, यानी अ में न्यायिक कार्रवाइयों में, ब है न्यायिक कल्प कार्रवाइयों में और स है प्रशासनिक कार्रवाइयों। अगला सवाल 241 नंबर, निर्णयोत्परांत सुनवाई संबंधित है, तो इसका सही उत्तर होगा द, नैसर्गिक न्याय से। अगला सवाल 242 नंबर, निम्नलिखित में से किस मामले में निर्णयोपरांत सुनवाई के सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया था, तो इसका सही उत्तर होगा अ, मेनका गांधी बनाम भारत संघ। अगला सवाल 243 नंबर, रीज बनाम वाल्डविन का मामला संबंधित है, तो इसका सही उत्तर होगा अ, नैसर्गिक न्याय से। अगला सवाल 244 नंबर, ओम्बड्समैन की संस्था सर्वप्रथम प्रारंभ हुई, तो इसका सही उत्तर होगा 1809 में स्वीडन में। अगला सवाल 245, लोकपाल और लोक आयोग की नियुक्ति की सिफारिश किसने की, तो इसका सही उत्तर होगा सब, प्रशासनिक सुधार आयोग। अगला सवाल 246, भारत में लोकपाल की नियुक्ति पहली बार, तो इसका सही उत्तर होगा 2019 में की गई। अगला सवाल 247, भारत में प्रथम लोकपाल ने कब से कार्य प्रारंभ किया, तो इसका सही उत्तर होगा 23 मार्च 2019। अगला सवाल 248, भारत में प्रथम लोकपाल कौन है, तो इसका सही उत्तर होगा बंकिम चंद्र घोष। अगला सवाल 249, लोकपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाए, तो इसका सही उत्तर होगा अ, राष्ट्र। अगला सवाल 250, संवैधानिक उपबंध जो राज्य के अपकृत दायित्व से संबंधित है वह है, तो इसका सही उत्तर होगा द, अनुच्छेद 3। अगला सवाल 251, भारत में अपने सेवकों द्वारा किए गए अपकृत के लिए राज्य का दायित्व, तो इसका सही उत्तर होगा ब, सन 1956 से पूर्व ईस्ट इंडिया कंपनी के दायित्व के समान है। अगला सवाल 252 नंबर, इंग्लैंड की फ्रैंक समिति रिपोर्ट किस विषय पर थी, तो इसका सही उत्तर होगा सब, प्रशासनिक अधिकारियों और नागरिकों के बीच। अगला सवाल 253, युक्तियुक्त संभाव्यता की कसौटी निम्नलिखित में से किसके लिए कसौटी है, तो इसका सही उत्तर होगा द, पक्षपात का निश्चय करने के लिए। अगला सवाल 254 नंबर, जब किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश प्रशासनिक हैसियत से काम करता है तो वह अधीन होता है, तो इसका सही उत्तर होगा अ, उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से किसी की भी रीट अधिकारिकता के। अगला सवाल 255, एक अधिनियम ने राज्य सरकार को अधिकृत किया कि किसी भी लोक उद्देश्य के लिए किसी संपत्ति का अधिग्रहण कर, यदि सरकार की राय में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन हो, यह कार्य क्या, तो इसका सही उत्तर होगा सब, प्रशासनिक। अगला सवाल 256, जानने का अधिकार है, तो इसका सही उत्तर होगा अ, मूल अधिकार। अगला सवाल 257, आपात उद्घोषणा एक कार्यकारिणी कृत है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अधीन किए गए आपात उद्घोषणा का न्यायिक पुनर्लोकन किया जा सकता है, तो इसका सही उत्तर होगा ब, अनुच्छेद 356। अगला सवाल 258, निम्नलिखित में से किस वाद में अभी निर्धारित किया गया कि आपात उद्घोषणा का न्यायिक पुनर्लोकन किया जा सकता है, तो इसका सही उत्तर होगा द, एस आर बोम्बई बनाम भारत संघ। अगला सवाल 259, विधि शासन का प्रवर्तक कौन है,
तो इसका सही उत्तर होगा स को। अगला सवाल 260, प्रोफेसर एवी डायसी के विधि शासन की अवधारणा का अर्थ है, तो इसका सही उत्तर होगा द उपयुक्त सभी, यानी अ में विधि की सर्वोच्चता, ब है विधि के समक्षमता और स है विधिक भावना की प्रबल। अगला सवाल 261 नंबर, विधि का शासन का सिद्धांत डैश है, तो इसका सही उत्तर होगा अ संविधान की आधारिक संरचना का भाग। अगला सवाल 262 नंबर, विधि शासन का अर्थ है, तो इसका सही उत्तर होगा स नैसर्गिक विधि। अगला सवाल 263 नंबर, शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का प्रवर्तक किसको माना जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा मॉन्टेस्क्यू। अगला सवाल 264 नंबर, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत का संविधान में कठोरता से पालन नहीं किया गया, इसलिए इसका सही उत्तर होगा शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत आधारिक संरचना का भाग। अगला सवाल 265 नंबर, जब विधानमंडल विधि बनाने की शक्ति किसी अभिकरण को प्रत्योजित कर देता है तब विधानमंडल, तो इसका सही उत्तर होगा स अपने प्राधिकार को प्रतिसंहत कर सकता। अगला सवाल 266 नंबर, दीवानी न्यायालय और प्रशासनिक न्यायालयों से मिलकर बनने वाली एक द्वैत न्यायपालिका प्रणाली किस देश में विद्यमान है, तो इसका सही उत्तर होगा द फ्रांस। अगला सवाल 267, नई तानाशाही अभिव्यक्ति का प्रयोग लॉर्ड हेवर्ट ने किसके संदर्भ में किया है, तो इसका सही उत्तर होगा सब प्रशासनिक विधि। अगला सवाल 268, लोक उपक्रमों को अपनी आधिकारिकता और नियंत्रण में लाने के लिए न्यायालय ने एक तथ्यात्मक और प्रगतिशील संकल्पना को विकसित किया की, तो इसका सही उत्तर होगा सर लोक उपक्रम सरकारी अभिकरण है। अगला सवाल 269, न्यायिक कल्प विनिश्चय में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नहीं होता है, तो इसका सही उत्तर होगा द एक निर्णय जो कि सारे विवाद का निपटारा तत्वों को विधि की कसौटी लागू कर। अगला सवाल है 270 नंबर, उच्चतम न्यायालय के किस निर्णय से न्यायिक कल्प कार्य और प्रशासनिक कार्य में सभिन्नता धुंधली हो गई है, तो इसका सही उत्तर होगा स एके केराईपक बनाम भारत संघ। अगला सवाल 271 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा दूसरे पक्ष को सुनो के सिद्धांत का भाग नहीं है, तो इसका सही उत्तर होगा स उसे अपने गवाहों के प्रति परीक्षण का अवसर मिलना चाहिए। अगला सवाल 272, परमिट लाइसेंस के बड़े पैमाने पर प्रयोग को देखकर किसने कहा था कि भारत में परमिट लाइसेंस राज है, तो इसका सही उत्तर होगा स चक्रवर्ती राजगोपालचारी। अगला सवाल 273 नंबर, यदि किसी कार्रवाई के दौरान न्याय निर्णायक प्रतिस्थापित हो जाता है तो ऐसे नए न्याय निर्णायक को, तो इसका सही उत्तर होगा स इस संबंध में नए निर्णायक को अपने विवेक से निर्णय लेना चाहिए। अगला सवाल 274 नंबर, लोकहितवाद की अवधारणा संविधान के किस उपबंध के आधार पर प्रतिपादित की गई, तो इसका सही उत्तर होगा द अनुच्छेद 32। अगला सवाल 275, भारत में लोकहितवाद की युक्ति को विकसित करने का श्रेय किसको है, तो इसका सही उत्तर होगा अ न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती। अगला सवाल 276, संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत किन किन प्रकार की रिट याचिका दायर की जा सकती है, तो इसका सही उत्तर होगा द उपयुक्त सभी, यानी अ में है उत्प्रेषण रिट याचिका, ब है प्रतिषेध रिट याचिका और स है परमादेश अधिकार बंदी प्रत्यक्षकरण। अगला सवाल 277 नंबर, उच्च न्यायालय संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन लोकहितवाद याचिका को ग्रहण करता है, तो इसका सही उत्तर होगा द अनुच्छेद 270। अगला सवाल 278, उत्प्रेषण रिट कब जारी की जाती है, तो इसका सही उत्तर होगा ब किसी वरिष्ठ न्यायालय द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालय को उसके द्वारा आधिकारिकता का दुरुपयोग करने से रोकने के लिए अथवा किसी आदेश को रद्द करने के लिए जो उसकी आधिकारिकता के अभाव में पारित किया गया। अगला सवाल 279, प्रथम दृष्टया अभिलेख को देखने से प्रकट गलती का आधार किससे संबंधित, तो इसका सही उत्तर है द उत्प्रेषण रिट। अगला सवाल 280, अधिकार पेक्षा रिट कब जारी की जा सकती है, तो इसका सही उत्तर होगा ब किसी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध जारी की जाती है जो किसी लोक पद को अवैध रूप से धारण। अगला सवाल 281, एक पदधारी जिसका त्याग पत्र स्वीकार किया जाना आवश्यक त्याग पत्र दे देता है परंतु त्याग पत्र के बाद भी कार्य करना जारी रखता, वह कौन सी उपयुक्त रिट है जो उसके विरुद्ध जारी की जा सकती है, इसका सही उत्तर होगा स अधिकार पेक्षा। अगला सवाल 282 नंबर, प्रतिषेध रिट कब जारी की जाती है, तो इसका सही उत्तर होगा अ यह रिट किसी वरिष्ठ न्यायालय द्वारा किसी अधीनस्थ न्यायालय को जारी की जाती है जिसके द्वारा उन्हें उच्च अधिकारिकता को बलात् ग्रहण करने से रोका जाता है जो विधि द्वारा उसमें निहित नहीं है। अगला सवाल 283, निम्नलिखित में से किसके द्वारा लोकस स्टैंडी को शिथिल कर दिया गया, तो इसका सही उत्तर होगा द लोकहितवाद। अगला सवाल 284, कौन सी रिट प्रक्रियात्मक है, तो इसका सही उत्तर होगा अबंदी प्रत्यक्षकरण। अगला सवाल 285, परमादेश रिट कब जारी की जाए, तो इसका सही उत्तर होगा ब किसी लोक प्राधिकारी द्वारा उसके ऊपर विधि द्वारा दुरुपयोग कर्तव्य के पालन में चूक की दशा में बशर्ते कि उस कर्तव्य के प्रवर्तन की मांग की गई हो परंतु प्रवर्तन करने से इनकार कर दिया गया। अगला सवाल 286 नंबर, एक मजिस्ट्रेट अपना कार्य करने के लिए कार्यालय नहीं जाता, उसके विरुद्ध कौन सी रिट
जारी की जा सकती है? तो इसका सही उत्तर होगा द परमादेश। अगला सवाल 287, नगर पालिका नगर की सफाई नहीं करवा उसके विरुद्ध कौन सी रीट जारी की जा सकती है? तो इसका सही उत्तर होगा स परमादेश। अगला सवाल 288, बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट कब जारी की जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा स, यदि किसी व्यक्ति के निरुद्ध करने की शक्ति का उस पर अधिकारी द्वारा जिसमें वह शक्ति निहित है दुर्भावना से प्रेरित होकर प्रयोग किया गया। अगला सवाल 289, निम्नलिखित में से किस रीट में प्राण न्याय का सिद्धांत लागू नहीं होता? तो इसका सही उत्तर होगा अ बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगला सवाल 290 नंबर, किसी व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार करके अभिरक्षा में रखती है और उसे 24 घंटे के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष नहीं पेश करती, ऐसी स्थिति में कौन सी रीट जारी की जाएगी? तो इसका सही उत्तर होगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगला सवाल 291 नंबर, यदि कोई व्यक्ति गलत ढंग से बंदी बनाया तो उसको छोड़ देने के लिए कौन सी रीट जारी की जा सकती है? तो इसका सही उत्तर होगा अ बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगला सवाल 292 नंबर, न्यायिक पुनर्लोकन का सिद्धांत के किस अनुच्छेद में प्रतिपादन किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा ब अनुच्छेद 13। अगला सवाल 293 नंबर, न्यायिक पुनर्लोकन का सिद्धांत क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा अ आधारिक संरचना का भाग है। अगला सवाल 294, लोकसभा में किसी मूल अधिकार के संगत विधेयक प्रस्तुत किया गया और वहां उस पर चर्चा की जा रही है। परमादेश रीट जारी करने के लिए उच्चतम न्यायालय ने एक याचिका दायर की गई है। उच्चतम न्यायालय की शक्ति प्राप्त है वह द उपयुक्त में से कोई सही नहीं, यानी अ में प्रधानमंत्री को यह आदेश दे कि वह विधेयक को वापस ले ले, ब है लोकसभा के अध्यक्ष को आदेश दे कि वह लोकसभा में इस पर चर्चा न होने दे, और स है राष्ट्रपति को आदेश दे कि जब विधेयक उसके समक्ष लाया जाए तब वह उसको अपनी अनुमति न। अगला सवाल 295 नंबर, परमादेश रीट निकालने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक विधिमान आधार है? तो इसका सही उत्तर होगा सर विधि द्वारा अधिरोपित लोक कर्तव्य एक आधिकारिक द्वारा आह्वान। अगला सवाल 296 नंबर, कलकारणी राज के किस रीट का सर्वाधिक विस्तार हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा सर परमादेश। अगला सवाल 297 नंबर, किस रीट का उत्कृष्टीकरण हुआ है? तो इसका सही उत्तर होगा द परमादेश। अगला सवाल 298 नंबर, प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना के लिए संविधान में बंद किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा 42वें संविधान। तो इसका सही उत्तर होगा 42वें संशोधन अधिनियम। अगला सवाल 299 नंबर, प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम के अंतर्गत स्थापित होने वाले अधिकरण मुख्य रूप से कौन कौन से होते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा द उपयुक्त सभी, यानी अ में केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, ब है राज्य प्रशासनिक अधिकरण और स है संयुक्त प्रशासनिक अधिकरण। इस वीडियो का अंतिम प्रश्न 300 नंबर, भारत में केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की किस सन में स्थापना हुई? तो इसका सही उत्तर होगा 1950। दोस्तों मुझे पूरा विश्वास है आपको प्रशासनिक विधि पार्ट 3 का वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। दोस्तों प्रशासनिक विधि के पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो देखने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। आप पार्ट 1 और पार्ट 2 का भी वीडियो अवश्य देखें। दोस्तों अगले पार्ट के लिए, अगले नए सब्जेक्ट के पार्ट के लिए अगर आपने अभी तक विधि ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों विधि ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब नेक्स्ट कोई भी सब्जेक्ट का पार्ट आएगा तो आपको पहले मिले। दोस्तों आपको इस वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।